कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक इमेज दे रखी है, मतलब फिगर नंबर 1। तो फिगर नंबर 1 का एक टाइटल है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये बनाई किसने थी? ये जो इमेज थी ये बनाई है फेडरिक सॉर्रे ने। ये कौन से ईयर में बनाई गई थी? 1848 में। ये थे कौन? ये थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट। तो हमें इस इमेज के बारे में पता चलता है कि इमेज हमें बताई क्यों गई है। तो एक ये रीज़न था। रीज़न क्या था वो देखते हैं। इस इमेज के अंदर बेसिकली हमें दिखाया गया है कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वेमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। तो इसमें बताया गया है कि यूरोप और अमेरिका के जो मैन एंड वेमेन हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एक कैटेगरी, नहीं, ऑल एजेस और सोशल क्लासेस। लेकिन यहाँ पर एक हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। लेकिन इसमें एक खासियत क्या थी? तो देखने को मिलता है कि एक में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, लेकिन दूसरे में राइट्स ऑफ मैन, मतलब एक चार्टर, एक लॉ था जिसमें मैन को राइट देने की बात की गई थी। लेकिन वहीं पर अगर इसके डाउनवर्ड आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कि फोरग्राउंड पर आप देखोगे सिंबल्स देखने को मिलेंगे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के, क्योंकि यहाँ के एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को ये चेंज करना चाहते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि यूटोपियन विजन। तो एक्चुअल में फ्रेडरिक सॉर्रे का ये एक यूटोपियन विजन था, क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम पर ना तो इतनी कंट्रीज थी और ना ही इस तरह की कोई इंसिडेंट हुआ। तो ये क्या था? एक यूटोपियन विजन, एक इमेजिनरी कंडीशन थी। लेकिन सारी की सारी कंट्रीज तो नहीं थी उस टाइम पर जो दिखाई गई, लेकिन कुछ कंट्रीज थी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड ये दोनों ही क्या थे? नेशन स्टेट्स थे। फिर नेक्स्ट फ्रेंच। फ्रेंच आप इसके अंदर देखोगे तो आइडेंटिफिएबल है, जो कि आप रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर का जो आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। वहीं पर जर्मन अगर देखोगे तो इन्होंने भी अपना एक फ्लैग बियर कर रखा है जिसमें ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि इनका फ्लैग है, जर्मनी को शो किया गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि ये एक यूटोपियन विजन है। तो इस यूटोपियन विजन में बताया गया है कि ये उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये लेकिन वहां पे दिखाया गया था। तो इसी वजह से एक टाइप से क्या बताया गया था? एक इमेजिनरी विजन था। इसके अलावा इसके अगर आप अब देखोगे, हेवन में अब देखोगे, मतलब इसके स्काई में देखोगे तो आपको वहां पे क्राइस्ट, सन एंड एंजल ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम इस वाली इमेज को एक बार दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। तो इसमें बताया क्या गया था? सबसे पहले इसका टाइटल द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, 1848 में इसको बनाया गया। फेडरिक सॉर्रे इनका नाम था। इसमें अमेरिका और यूरोप के लोगों को दिखाया गया, जिसमें ऑल एजेस एंड ऑल सोशल क्लासेस को दिखाया गया है। यहाँ पर लिबर्टी एज अ फीमेल दिखाई गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसमें आपको पता है कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एक हाथ में और वहीं पर दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। वहीं पर इमेज पूरी की पूरी क्या थी? यूटोपियन विजन थी। वहीं पर आपको देखने मिलेगा इस इमेज के डाउनवर्ड में फोरग्राउंड पर सिंबल्स देखने को मिलेंगे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स टाइम तक था, स्विट्जरलैंड था, लेकिन जो बाकी कंट्रीज के अंदर दिखाई गई वो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। वहीं पर फ्रेंच को आप आइडेंटिफिएबल है, देख सकते हो। इसके अलावा जर्मन का खुद का फ्लैग है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग देखने को मिलेगा वहां पर आपको। वहीं पर हेवन में आपको क्राइस्ट, सन और एंजल्स देखने को मिलेंगी, जो कि ऊपर से क्या कर रही है? ब्लेस कर रही है। तो ये थी हमारी इमेज। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही नेशनलिज्म आया। इसके अलावा द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो आपको पता है कि यहाँ पे पावर भी ट्रांसफर की गई थी और पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। पावर कैसे ट्रांसफर की गई? सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो पावर क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो मोनार्की से पावर ट्रांसफर कर दी गई अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास। तो अब पावर जब ट्रांसफर हो गई तो पावर ट्रांसफर होने के बाद तो फ्रेंच नेशन आइडेंटिटी आने लगी। अब इसी के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, जिसमें दो आइडेंटिटी आती है, एक आती है द फादरलैंड एंड द सिटीजन।
तो इसमें द फादरलैंड के लिए पैट्रे एंड द ले सिटियन द सिटीजन्स के लिए यहाँ पर ये टर्म यूज किया गया। इन्होंने रिप्लेस कर देते हैं फॉर्मल रॉयल फ्रेंच फ्लैग, जो पुराना जो रॉयल फ्रेंच फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया विद द न्यू ट्राई कलर फ्लैग। फिर स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन, और आपको पता है कि एक्टिव सिटीजन जैकोबिन क्लब के बारे में आपने ऑलरेडी सुनी रखा है, लेकिन जो स्टेट जनरल हुआ करते थे फिर बाद में उनका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। बाद में अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। तो देखा गया कि यहाँ पर अब यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया, किसका, वे एंड मेजर। पहले क्या था, जिस टेरिटरी में आपको एंटर करना पड़ता उस टेरिटरी में अपना वेट सिस्टम और मेजर सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, अ यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो एक सेंट्रलाइज कर दिया गया था। इसी के चलते द न्यूज ऑफ इवेंट इन फ्रेंच रीड्स अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। ये जो फ्रेंच के अंदर जितने भी इवेंट्स चल रहे थे इनकी बात जब अदर पार्ट चली तो जैकोबिन क्लब फॉर्म बाय स्टूडेंट एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो अब जैकोबिन क्लब बनाए जाने लगे। ये जैकोबिन क्लब बना कौन रहा था, स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790s। तो कहा गया कि जो फ्रेंच आर्मीज थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली इन 1790s। तो 1790s के अंदर फ्रेंच जो इवेंट्स थे जब ये अलग अलग जगह पहुंचे, ये पहुंचा कौन रहा था, फ्रेंच आर्मीज मूव हुई इन जगहों पर ताकि इनको भी क्या की जा सके, हेल्प की जा सके। लेकिन नेपोलियन, जिसका टाइम पीरियड 1799 से लेकर 1815 तक रहा फ्रांस के अंदर, तो इंट्रोड्यूस करता है मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स। तो इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, लेकिन इन्होंने रिफॉर्म्स तो इंट्रोड्यूस करे, डिस्ट्रॉय कर दी डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसी तरह से इन 1799 बाय द बिकमिंग द फर्स्ट काउंसिल, तो पता चलता है कि यहाँ पर 1789 के अंदर ये क्या बन जाते हैं, यहाँ के फर्स्ट काउंसिल बन गए। नेपोलियन जब आया तो उसने कुछ इंट्रोड्यूस करे थे अपने रिफॉर्म्स, तो उसी रिफॉर्म्स को कहा जाता है नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड, जो कि 1804 में हुए थे। तो अब ये था क्या, नेपोलियनिक कोड और जो सिविल कोड था। इन सिविल कोड और नेपोलियन कोड में देखा गया नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कहा गया कि सबके लिए जो लॉ होंगे वो इक्वल ही होंगे। एबॉलिश किया जाएगा ऑल प्रिविलेजेस को, कि जो भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा। सिक्योर करे जाएंगे द राइट टू प्रॉपर्टी, जो सिक्योर किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सिटीजन्स को दिया जाएगा। कौन से सिटीजन्स, फ्रेंच सिटीजन्स की बात हो। नेपोलियन कोड के अंदर नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइड करा गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश कर दिया जाता है फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, कि जो भी यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम तो उसको खत्म कर दिया गया, और यहाँ पर रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स इन टाउन, तो जो भी गिल्ड्स मतलब ट्रेड ग्रुप्स जिन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी उन सबको नेपोलियन ने हटा दिया। लेकिन एक्चुअल में ये जो 3 चेंजेस थे, जो रिफॉर्म्स थे, ये करे गए थे डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। तो इन जगहों पर ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। लेकिन बाद में इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। इन मैनी प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहें थी एज अ हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड, cities like Brussels, Maine, Milan, Warsaw and the French armies welcome। तो इन जगहों पर स्टार्टिंग में जब फ्रेंच आर्मी गई यहाँ पर अपने इवेंट्स को लेकर, तब तो इनका वेलकम किया गया, लेकिन सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। तो ये किसमें टर्न हो गया, मतलब विद्रोह, मतलब वहाँ के लोग पहले तो इन आर्मीज का वेलकम कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो टर्न हो जाता है उनके ही आर्मी के ही अगेंस्ट, मतलब दुश्मनी में चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी जो यूनिट आएगी जिसमें हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि अभी तो हमने देखा कि फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद, लेकिन जब होता है ना कि एक जगह ऐसा हो जाए तो वही चीज़ दूसरी जगह के लोग भी जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसी के चलते द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि अब यूरोप के अदर पार्ट्स तक ये गया, जैसे कि फ्रेंच आर्मी जा भी रही थी, अब ये यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जब जाता है तो वहाँ क्या कंडीशन हुई तो वो देखते हैं। The making of nationalism in Europe. There were no nation state during mid 18th
सेंचुरी इन यूरोप, कि मिड 18 सेंचुरी में यूरोप के अंदर कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं था। जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स थे, किंगडम्स में कैंटन्स के अंदर ये चीजें डिवाइड की गई थी और एक्चुअल में एज सच कोई नेशन नहीं था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, तो जो ईस्टर्न जो सेंट्रल यूरोप था वो किसके कंट्रोल में था? मोनार्की के। दे बिलोंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे? डिफरेंट एथनिक ग्रुप से थे, और जब एथनिक ग्रुप उनका डिफरेंस है तो डिफरेंट है, जब एथनिक ग्रुप उनका डिफरेंट है तो ऑब्वियस बात है लैंग्वेज भी वो क्या बोलेंगे? अलग ही बोलेंगे। देयर वर मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल इन ऑस्ट्रिया हंगरी रूल्ड बाय द हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था ऑस्ट्रिया हंगरी पर, जिसमें कि डिफरेंट रीजन एंड द पीपल थे। इसी के चलते इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, कुछ ऐसे भी एरिया थे जहाँ पे इटालियन बोली जाती है, जैसे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, इनमें क्या था? इटालियन लैंग्वेज यूज की जाती थी। वहीं पे हंगरी के अंदर आधे से ज्यादा लोग थे वो मैग्या बोला करते थे। गैलिशिया के अंदर एरिस्टोक्रेसी जो थे वो पॉलिश बोला करते थे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूरोप के अंदर एथनिक कंपोजिशन था, तो एथनिक कंपोजिशन एथनिक ग्रुप थे, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस भी क्या की जाती थी? डिफरेंट डिफरेंट यूज की जाती थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो जो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास था ये था क्या? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी व्हाट डोमिनेट ऑन द कॉन्टिनेंट, तो बेसिकली जिनके पास जमीन थी वो जो एरिस्टोक्रेसी थे उनका पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे क्या था? डोमिनेंट था। डोमिनेंट क्यों था? क्योंकि वो सोशली और पॉलिटिकली क्या थे? पावरफुल थे। दे ओन स्टेट्स एंड टाउन हाउसेस, वो कौन सी लैंग्वेज यूज किया करते थे? फ्रेंच। देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, तो बेसिकली वो बंधन में बनते थे किसके? कि जब एक फैमिली दूसरी फैमिली से क्या करती थी? मैरिज करती थी। यहाँ पर सोसाइटी में हमने ये पढ़ा है एरिस्टोक्रेसी के बारे में, एरिस्टोक्रेसी पावरफुल थे, लेकिन न्यूमेरिकली ये क्या थे? स्मॉल ग्रुप था, ये न्यूमेरिकली इतने ज़्यादा नहीं थे। वहीं पर पीजेंट्स अगर देखा जाए, पीजेंट यहाँ पे सेकंड कैटेगरी थी, क्योंकि यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास आएगी, तो मिडिल का मतलब क्या है? कि इससे कोई ऊपर भी होगा और इससे कोई नीचे। तो पीजेंट्री मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन में क्या थी? मेजॉरिटी थी। ये करते क्या थे? कल्टिवेटेड द लैंड्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी लॉर्ड्स, तो जो एरिस्टोक्रेसी के लॉर्ड थे तो उनकी जो जमीन होती थी उनको ये कल्टीवेट किया करते थे। टेनेंट्स एंड स्मॉल लैंड ऑन हु वर्क एज सर्व्स, तो वो दूसरों के खेतों पे काम करने जाया करते थे। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया। जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो यही चीजें जब आसपास में स्प्रेड होने लगी, कि फ्रांस एंड जर्मन स्टेट्स जो थे उनके अंदर जो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ये कब आता है? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे, हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर आया, लेकिन वहीं पर फ्रांस और जर्मन के अंदर आने में इसको कितना टाइम लग गया? 19th सेंचुरी में पहुंच पाया। न्यू सोशल क्लास आई, जिसको न्यू सोशल क्लास को क्या नाम दिया गया? मिडिल क्लास, क्योंकि हमारा टाइटल ये था द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो न्यू मिडिल क्लास आई। ये मिडिल क्लास थी तो थी कौन? इन मिडिल क्लास के अंदर देखने को मिलते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। ये बेसिकली होते कौन थे? एजुकेटेड हुआ करते थे। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, इनका मेन मानना ये था कि हमारे पूरे के पूरे नेशन की क्या होनी चाहिए? एक यूनिटी होनी चाहिए, पूरे पूरे नेशन में एक यूनिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी ये मिडिल क्लास का ही आइडिया था। द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, और आपको पता है प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, तो इनका मानना यह था कि भाई प्रिविलेजेस होने नहीं चाहिए। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट जिसमें हम बात करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि एक्चुअल में लिबरल्स के लिए नेशनलिज्म था क्या। इस टर्म की बात करें लिबरलिज्म, लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जो किससे आया है? लिबर से। लिबर का मीनिंग क्या होता है? फ्री। तो लिबरलिज्म अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस। तो लिबरलिज्म भी क्या समझते थे? इनको भी लगता था कि बेसिकली ऑटोक्रेसी जो है और जो प्रिविलेजेस है ये खत्म होना चाहिए। लॉ लेकिन उस टाइम पे कैसे थे? डिडंट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, कि सबके लिए एक जैसे नहीं थे।
जैसे ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम जैकोबिन इंजॉयड देयर सफरेज। तो अगर हम बात करें तो जैकोबिन क्लब को बहुत ही कम टाइम के लिए क्या मिल पाया, सफरेज मिला। अभी सफरेज क्या था, ये था राइट टू वोट। बेसिकली राइट टू वोट को यहाँ पे क्या कहा गया, सफरेज कहा गया। इसी चलते दे स्टूड फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिश ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और गुड्स एंड कैपिटल पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, टैक्स जो इम्पोज किए जाते थे, उन सबको क्या किया जाए, एबॉलिशन होना चाहिए। तो कहा गया कि यहाँ पे जो 39 स्टेट्स थे उनको कहा गया कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की करेंसी और वेज सिस्टम और मेजर सिस्टम ये अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके चलते ये कस्टम यूनियन ज़ोबरैंक वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया इन 1834 एंड जॉइंड मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो ये जो एक्ट था ये इनिशिएटिव लिया गया था पर्शिया के थ्रू 1834 में, और इसने ज्वाइन करा जर्मन स्टेट्स को। और जर्मन स्टेट्स आपको पता है 39 पार्ट्स में डिवाइड थे। अब लेकिन इसका मोटिव क्या था, बेसिकली इसका मोटिव था एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी ट्रेड और गुड्स के मूवमेंट पर, उन सबको क्या करा जाए, हटाया जाए, रिड्यूस करा जाए नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो कहा गया कि यहाँ पे 39 स्टेट से उनकी मोर देन 30 करेंसीज थी, तो इन्होंने कहा कि 30 से कन्वर्ट करके ओनली हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 करेंसीज होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पे कहा गया कि इसके थ्रू रेलवे का भी क्या कराया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जो टर्म आता है कंजर्वेटिज्म, अभी जो कंजर्वेटिज्म था ये था क्या, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। तो नेपोलियन को जब हराया 1815 में, कौन सी वॉर में, बैटल ऑफ वाटरलू, इसमें नेपोलियन को 1815 के अंदर हरा दिया गया। इनका मानना क्या था, इस्टेब्लिश करना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। अभी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में ये चाहते क्या थे, जैसे कि मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते थे, चर्च का कंट्रोल ये दोबारा चाहते थे, सोशल हायरार्कीज जो अभी हटा दी गई थी उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो इनका मानना ये था कि जो ओल्ड सिस्टम था, जैसे कि मोनार्की की पावर ट्रांसफर कर दी गई थी, वो हटा दी जाए, मोनार्की को दोबारा रिस्टोर करा जाए, चर्च का दोबारा कंट्रोल हो, सोशल हायरार्कीज दोबारा इंट्रोड्यूस करी जाए। तो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट ये था। तो इस चीज में ये बिलीव किया करते थे। नेक्स्ट आता है, जब ऐसा हुआ तो बाद में जाकर इन्होंने क्या कर लिया कि सारे के सारे लोग अब रिप्रेजेंटेटिव जो थे, जिन्होंने भी क्या करा था, कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था, क्योंकि नेपोलियन को सिंगल ने नहीं कलेक्टिवली हराया गया। तो वो कौन थे, यूरोपियन पावर्स। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स में कौन था, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया एंड ब्रिटेन। तो इन सभी ने मिलकर क्या करा था, यूरोपियन पावर जिन्होंने नेपोलियन को हराया। तो ये सारे क्या करते हैं, कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। नेपोलियन को इन्होंने मिलकर हराया और मेट एट वियना। तो ये कहाँ मिलते हैं, वियना मिलते हैं। बाद में द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर। तो ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस मतलब ये जो पूरी की पूरी जो मीटिंग थी, कौन होस्ट कर रहा था, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिनका नाम क्या था, ड्यूक मेटरनिक। तो कहा जाता है कि जब ये लोग मिलते हैं वियना में कलेक्टिवली क्या करते हैं, आगे किस तरह से रूल्स किया जाएगा, पावर किस किस को डिवाइड की जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये वियना के अंदर 1815 में नेपोलियन के बाद इकट्ठा होते हैं। जब ये वियना में 1815 के अंदर वियना में जब इकट्ठा हुए और इन्होंने यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज, एक एग्रीमेंट साइन करा, उसी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वियना। यहाँ पे इन्होंने न्यू रूल सेट किए, जिसका इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था रिस्टोर द पावर ऑफ बर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस, कि फ्रांस की जो पावर थी उसको दोबारा क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। पर्शिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज, जिसमें कौन था, पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। इसी के चलते ऑस्ट्रिया को क्या मिलता है, कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इटली। रशिया को क्या मिलता है, पोलैंड पर उनका कंट्रोल हो गया। बट जर्मन 39 स्टेट वॉट नॉट चेंज हु हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन की जो 39 स्टेट्स है, इन्होंने ज्यादातर चीजों में चेंजेस तो करे, लेकिन नेपोलियन के 39 स्टेट्स को इन्होंने अभी तक चेंज नहीं करा, वो एज इट इज ऐसे ही बने रहे। लेकिन जब इतना हुआ, ये जो ट्रीटी थी इसमें
ये फेवरेबल सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए थी। तो जब कुछ लोगों के लिए कोई काम होगा तो जिनका उससे फायदा नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अब दूसरे लोग आए तो उनको क्या टाइटल दिया गया, द रेवोल्यूशनरीज। ये रेवोल्यूशनरीज थे क्या, ये सीक्रेट सोसाइटीज स्टार्ट किया करते थे जो कि यूरोप के स्टेट के अंदर ड्यूरिंग फॉलोइंग 1815 के बाद कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज स्टार्ट की गई। क्यों की गई, क्योंकि मोनार्की रिस्टोर हो गया। मोनार्की रिस्टोर हो गया तो उन्होंने कई सारे दोबारा जो लॉज थे वो इम्पोज कर दिए। अब जो लॉ इम्पोज कर दिए जाएंगे तो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो कोई भी फ्रीली अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर पाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। रेवोल्यूशनरीज, तो बेसिकली रेवोल्यूशनरीज क्या थे, कमेंट किया, अपोज किया मोनार्कियल फॉर्म्स, तो स्टैब्लिश किया गया आफ्टर वियना। तो वियना के बाद यहाँ पे अपोज किया गया मोनार्कियल फॉर्म्स को, जिसमें फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, इनका मेन मोटिव क्या था, हमें सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना है। जिसके अंदर अब एक पर्सन आते हैं जिनका नाम क्या था, ज्यूसेप मैज़िनी। ये क्या थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इनका जन्म कब होता है, 1807 में हुआ। ये क्या थे, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। तो इनकी एक सोसाइटी, ये एक सोसाइटी के मेंबर थे जो क्या थे, कार्बोनेरी के। सेंट इनटू एग्जाइल फ्रॉम अटेम्प्टिंग एंड अपसर्च इन लिंगुरिया इन 1831। तो 1831 के अंदर लिंगुरिया के अंदर माना जा रहा था ये क्या कर रहे थे, लोगों को प्रोवोक कर रहे थे ताकि रेवोल्यूशन हो सके, और इसी चलते हुए इन्हें क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया। लेकिन जब इन्हें एग्जाइल किया गया तो बेसिकली फाउंडर, इनकी दो और सीक्रेट सोसाइटीज थी जो इन्होंने खुद ने स्टार्ट की, जिसमें कि नंबर 1 थी यंग इटली जो कि मर्साइल में थी, और दूसरी थी यंग यूरोप जो कि बर्न में थी। इसी के चलते यहाँ पर एक स्टेटमेंट आती है, तो मेटरनिक एक स्टेटमेंट देते हैं, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेवोल्यूशनरी का माइंडसेट क्या था और रेवोल्यूशनरी क्या चाहते थे, उनकी क्या डिमांड थी। तो इस वीडियो में हमने देखा द राइज ऑफ नेशन इन यूरोप, हमने एक इमेज के बारे में डिस्कस किया। इमेज के अलावा फिर हमने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन जो कि फ्रांस से स्टार्ट होता है। फिर हमने यहाँ पर नेपोलियन कोड और सिविल कोड देखा जो कि 1804 में इंट्रोड्यूस करा गया था। फिर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, और यूरोप के नेशनलिज्म स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया और एक नई मिडिल क्लास आई जो क्या था, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास के बाद और एट द एंड द व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, जिसमें हमने लिबरल के बारे में कौन से पढ़ा कि लिबरल के अंदर हमने एक कस्टम यूनियन भी पढ़ा हमने। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 कंजर्वेटिज्म आया, बैटल ऑफ वाटरलू जो इसमें कि नेपोलियन को हरा दिया गया था। मेन इसके अंदर ब्रिटेन ने हराया था, लेकिन बाद में हम उसको यूरोपियन पावर के नाम से जाना। बाद में हमने देखा कि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के अंदर, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने, और लास्ट में आता है द रेवोल्यूशनरीज के रेवोल्यूशनरीज का क्या मोटिव था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में, तो इसको शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।